नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग एम्पायर पर मेरे यानी अनु के साथ। एंड एज यू ऑल कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आज का हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहले इसका पार्ट 1 देखिए, उसी के बाद आपको पार्ट 2 अच्छे से समझ में आएगा। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट पार्ट 2। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। बात करते हैं पॉपुलेशन को प्रभावित करने वाले कुछ और एस्पेक्ट्स की। तो सबसे पहले जो एस्पेक्ट है वो है एज कंपोजिशन। भारत में या किसी भी देश की अगर मैं बात करूं तो पॉपुलेशन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है उसकी एज कंपोजिशन। एक व्यक्ति की एज पे डिपेंड करता है कि उसकी ज़रूरतें क्या हैं, वो क्या चीज़ खरीदेगा, वो क्या काम करेगा और उसकी कैपेसिटी क्या है। एज को ध्यान में रखते हुए पॉपुलेशन को 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है: चिल्ड्रन, वर्किंग एंड एज्ड। चिल्ड्रन जिसमें 15 या इससे कम साल के बच्चे आते हैं। ये जो क्लास है ये इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव है, बल्कि ये जो क्लास है ये अपने हर काम के लिए दूसरों पे डिपेंड रहती है। जैसे कि इसको फूड के लिए, क्लोथिंग के लिए, एजुकेशन या मेडिकल केयर के लिए अपनों से बड़ों पर हमेशा ही निर्भर रहना पड़ता है। इसके बाद जो क्लास आती है वो है वर्किंग क्लास। इसमें 15 वर्ष से लेकर 59 वर्ष तक के व्यक्ति आते हैं। ये इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव होते हैं और बायोलॉजिकली रिप्रोडक्टिव होते हैं, यानी कंट्री के लिहाज से, डेवलपमेंट के लिहाज से ये अपना बहुत ज़्यादा योगदान दे रहे होते हैं कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। अब आते हैं एज्ड, यानी 59 साल या इससे ऊपर के व्यक्ति। ये जो व्यक्ति हैं ये इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि 59 वर्ष या इससे ऊपर के ये व्यक्ति होते हैं और हो सकता है कि ये जो है मोस्ट ऑफ द पीपल इस एज के रिटायर भी हो चुके होते हैं और रिटायरमेंट की वजह से ये रिक्रूटमेंट के लिए दोबारा से एलिजिबल नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से आयु रचना काम करती है। भारत जो है एक युवा कंट्री कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अडल्ट्स की जो संख्या है वो 58% से भी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 59% है। तो इसलिए भारत एक युवा कंट्री कहलाता है। नेक्स्ट जो हमारा एस्पेक्ट है वो है सेक्स रेशो, यानी कि लिंग अनुपात। 1000 पुरुषों के ऊपर कितनी महिलाएं हैं, इसको लिंग अनुपात बोला जाता है। यहाँ पे कुछ डाटा दिया गया है दोस्तों, 1951 से लेकर 2011 तक के सेंसस का डाटा दिया गया है। इसमें दिखाया गया है कि 1951 से लेकर 2011 तक जो सेक्स रेशो है वो किस प्रकार से चेंज हुआ है। 1951 में सबसे ज़्यादा था 946, यानी 1000 पुरुषों पे 946 लड़कियां थी। लेकिन उसके बाद ये नंबर घट गया और लगातार ये घटता चला गया और फाइनली 2011 में जब दोबारा से सेंसस हुआ, जनगणना हुई, तो उसमें हमने थोड़ी इम्प्रूवमेंट देखी, यानी कि अब जो है फीमेल्स 1000 मेल पर 943 फीमेल्स अब इंडिया में मौजूद हैं। सेक्स रेशो जो है ये बताता है कि किसी भी कंट्री में किस हद तक इक्वालिटी है, चाहे वो मेल है फीमेल है, इस कंटेक्स्ट में किसी कंट्री में कितनी इक्वालिटी है। द सेक्स रेशो इन द कंट्री हैज़ ऑलवेज रिमेन्ड अनफेवरेबल टू फीमेल्स, यानी कि जो सेक्स रेशो है वो हमेशा ही फीमेल्स के लिए अनफेवरेबल रहा है। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे केरला और पुदुचेरी की अगर मैं बात करूँ तो केरला में 1000 पुरुषों के ऊपर 1084 फीमेल्स हैं, यानी यहाँ पे सेक्स रेशो, यहाँ भी हम कह सकते हैं कि इक्वालिटी नहीं है, यहाँ पे लड़कियाँ ज़्यादा हैं। पुदुचेरी में भी इक्वालिटी नहीं है, यहाँ पे भी लड़कियाँ ज़्यादा हैं, 1038 फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स। लेकिन अगर दिल्ली की बात की जाए, कैपिटल है ये पूरे भारत का, लेकिन फिर भी यहाँ की स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। 1000 पुरुषों के ऊपर सिर्फ 886 फीमेल्स हैं। इसी तरीके से हरियाणा की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, 1000 मेल्स के ऊपर 877 फीमेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो यानी कि लिंग अनुपात में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं लिटरेसी रेट की, यानी साक्षरता दर की। कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा या साक्षर कब कहलाता है? वो व्यक्ति तब साक्षर कहलाता है जब कोई भी व्यक्ति यदि 7 वर्ष या इससे ऊपर का है और वो व्यक्ति किसी भी भाषा में पढ़ सकता है, लिख सकता है, बोल सकता है, नहीं समझ सकता है, तो उसको बोला जाता है कि वो पढ़ा लिखा है। 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है: रीडिंग, राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये 3 चीज़ें यदि 7 वर्ष या इससे ऊपर का व्यक्ति कर सकता है तो वो लिटरेट है। और ये हमें किसने बताया है? जनगणना 2011 के डाटा के अकॉर्डिंग।
एक एजुकेटेड पर्सन जो है वो इंटेलिजेंट चॉइसेस कर सकता है और वो रिसर्च और डेवलपमेंट के कार्य कर सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेटेड पर्सन ही कर सकता है। भारत की अगर लिटरेसी रेट की बात करूँ तो 2011 के जनगणना के हिसाब से भारत में 73% लोग जो है पढ़े लिखे हैं। इसमें से लगभग 90% जो है मेल्स हैं और जो फीमेल की साक्षरता दर है वो लगभग 65% के आसपास आपको देखने को मिलेगी। यानी कि साक्षरता दर में भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये होता क्या है। तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो किस व्यवसाय में सबसे ज़्यादा लगी हुई है, इसको बोला जाता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन यानी वो लोग जो 15 साल से 59 वर्ष के हैं, जो जॉब करते हैं या कोई ना कोई काम करते हैं, उनको इकोनॉमिकली एक्टिव पॉपुलेशन कहा जाता है और वो किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट इंडेक्स स्थापित करते हैं। ऑक्यूपेशन की अगर मैं बात करूँ तो 3 मेजर प्रकार के कार्य होते हैं। पहला है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी और तीसरा है टर्शियरी। तो ये 3 सेक्टर्स होते हैं व्यवसाय के लिहाज से, प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक। अब यहाँ पे बात करते हैं ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज़ की। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आती है फिजिकल वर्क वाले काम, फिजिकल मेहनत वाले काम। तो जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, फिशिंग, माइनिंग, क्वारिंग, ये सब जो हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में निर्माण से रिलेटेड काम आते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, बिल्डिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। तो ये सब काम जो है सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आते हैं। फिर आता है टर्शियरी एक्टिविटीज़, जिसमें आप आईटी से रिलेटेड काम करते हैं प्लस और भी दूसरे काम करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, कॉमर्स हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। ये सब जो है ये टर्शियरी एक्टिविटीज़ में आते हैं। आगे अगर मैं बात करूँ इंडिया में ऑक्यूपेशन की, तो दोस्तों अगर कोई कंट्री डेवलप्ड है तो वो कंट्री हमेशा ही सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा ध्यान देगी, जबकि जो कंट्री डेवलप हो रही है यानी डेवलपिंग है तो वो कंट्री हमेशा ही प्राइमरी एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा ध्यान देगी, यानी एग्रीकल्चर जैसी एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा ध्यान देगी। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो भारत में एग्रीकल्चर में 64% लोग इन्वॉल्व हैं और सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में सिर्फ 13 से 20% ही लोग इन्वॉल्व हैं। यानी अगर इंडिया को डेवलप होना है तो इसके लिए इंडिया को अपने सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होगी। हाल फिलहाल में ये देखा गया है कि ऑक्यूपेशनल शिफ्ट हुआ है, यानी एक व्यवसाय को छोड़कर लोग दूसरे व्यवसाय में शामिल हुए हैं। हो सकता है खेती को छोड़कर लोग कोई दूसरा जॉब करने लग गए हों। ये क्यों हुआ है? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ गया है और अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण बढ़ गया है। तो औद्योगिकरण के कारण और शहरीकरण के बढ़ने के कारण जो ऑक्यूपेशनल शिफ्ट है वो देखने को आया है। पॉपुलेशन जो है आपकी कितनी हेल्दी है इससे पता चलता है। आपकी पॉपुलेशन की हेल्थ कैसी है उससे आपकी पॉपुलेशन की डेवलपमेंट का पता चलता है। ये हेल्थ जो है इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है डेवलपमेंट का किसी भी कंट्री के लिए। सस्टेन्ड एफर्ट किए हैं, यानी गवर्नमेंट ने अपने जो भारत की जो पॉपुलेशन है उसको सुधारने के लिए, उसकी हेल्थ को सुधारने के लिए लगातार ही बहुत ज़्यादा प्रयास किए हैं। इससे क्या हुआ है कि 1951 में जो मृत्यु दर थी वो जो 1000 लोगों पे हर बार 25 लोग मरते थे, अब वो घट करके 2011 में सिर्फ 7.2% ही रह गई है। इसी प्रकार से लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो 1951 में 36.7 ईयर्स थी वो अब 2012 में बढ़कर 67 ईयर्स हो गई है, यानी ऑलमोस्ट 68 साल हो गई है। तो यानी कि स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा काम सरकार की तरफ से किया गया है। हेल्थ को लेके क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुई है, जैसे पब्लिक हेल्थ में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की गई है सरकार ने। इन्फेक्शियस डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए सरकार ने कई सारे प्रोग्राम्स चलाए हैं, जैसे पोलियो वैक्सीन है, इनको इंट्रोड्यूस किया है जिससे कि पोलियो जैसी बीमारी जो है वो ख़त्म हो गई है और भारत पोलियो मुक्त कंट्री बन गई है। मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिसेस जो हैं वो भी गवर्नमेंट की तरफ से इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई हैं। तो बहुत ज़्यादा काम किया है, लेकिन फिर भी अभी काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम ये है कि पर कैपिटा के हिसाब से जितनी कैलोरी कंज्यूम करने की ज़रूरत है लोग उससे बहुत ज़्यादा कम कैलोरीज कंज्यूम करते हैं। पहली प्रॉब्लम तो ये है। दूसरी प्रॉब्लम है माल न्यूट्रिशन। ये भारत के बहुत बड़े पॉपुलेशन को प्रभावित कर रहा है।
सेफ ड्रिंकिंग वाटर, बेसिक सैनिटेशन, ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये भी कई जगहों पर प्रोवाइड नहीं की गई है। तो दीज प्रॉब्लम्स नीड टू बी टैकल्ड थ्रू एन एप्रोप्रिएट पॉपुलेशन पॉलिसी। एक पॉलिसी लाने की ज़रूरत है और इन प्रॉब्लम्स को टैकल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब बात करते हैं किशोर पॉपुलेशन की, यानी एडोलेसेंट पॉपुलेशन की। किसी भी कंट्री का जो फ्यूचर है वो इस पॉपुलेशन पे बहुत हद तक निर्भर करता है। ये जो पॉपुलेशन है इसमें 10 से 19 वर्ष तक के बच्चे आते हैं और ये इंडिया के या किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिसोर्स होते हैं। इनकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है वो बच्चों या अडल्ट्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हाई होती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। पुअर न्यूट्रिशन लोगों को मिलता है जिसकी वजह से डेफिशिएंसी कई प्रकार की देखने को मिल रही है और स्टंटेड ग्रोथ भी यहाँ पे, यानी रुकी हुई वृद्धि में रुकावट भी हमें देखने को मिलती है। डेफिशिएंसी की अगर मैं बात करूँ तो जैसे दोस्तों विटामिन डी है, इंडिया में सूरज की किरणें सीधा पड़ती हैं तो यहाँ पे विटामिन डी बहुत भरपूर मात्रा में मिलता है, लेकिन फिर भी इंडिया में 90% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनमें विटामिन डी की कमी है। तो ये पुअर न्यूट्रिशन के कारण ही हुआ है। एडोलेसेंट पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूँ तो द डाइट अवेलेबल टू एडोलेसेंट इज इनएडिक्वेट इन ऑल न्यूट्रिएंट्स, यानी कि कितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उन सभी में किशोरों के लिए डाइट जो है एडिक्वेट नहीं है। जो बहुत बड़ी संख्या में लड़कियां हैं उनको तो एनीमिया की प्रॉब्लम है, यानी खून की प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है और वो है अवेयरनेस और दूसरा है लिटरेसी एंड एजुकेशन। तो इन तीनों के ज़रिए ही हम ये जो एनीमिया की प्रॉब्लम है या बाकी इस प्रकार की प्रॉब्लम है इनको टैकल कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, गवर्नमेंट के एक एफर्ट पे ध्यान देते हैं, ये है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। गवर्नमेंट जो है इसने एक कॉम्प्रिहेंसिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इनिशिएट किया था 1952 में। अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक फैमिली प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया था 1952 में। द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम हैज sought टू प्रमोट रिस्पॉन्सिबल एंड प्लान्ड पेरेंटहुड ऑन अ वॉलंटरी बेसिस, यानी इच्छा के आधार पे प्लान्ड पेरेंटहुड को मतलब इंट्रोड्यूस करने की गवर्नमेंट ने कोशिश की थी और इसी के तहत फैमिली प्लानिंग को पूरे भारत में लागू करने की कोशिश की थी। लोग अपनी इच्छा से फैमिली प्लान करें, ये सब था। तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आई फिर 2000 में। ये क्या था कि पिछले साल जितने भी पुराने वर्षों में जितने भी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के मेजर्स थे उन सभी को एक साथ लाकर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी में डाल दिया गया। अब बात करते हैं नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी की। तो एनपीपी 2000 जो है ये पॉलिसी फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है। ये कहता है कि 14 वर्ष तक के सभी व्यक्तियों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ज़रूर मिलनी चाहिए। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप ज़रूर याद रखिएगा। तो कौन सी पॉलिसी थी वो, एनपीपी 2000, ठीक है। तो अब बात करते हैं उसी पॉलिसी के बारे में। इस पॉलिसी ने बहुत चीज़ें सुधार दी हैं, जैसे इन्फेंट मोर्टालिटी रेट को इसने कम कर दिया है। अब बहुत कम बच्चे जो हैं वो जन्म के समय मरते हैं। इसने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन अचीव किया है, यानी कई सारी जो वैक्सीन्स हैं उनका निर्माण किया गया है इस पॉलिसी के तहत और जिसमें इम्यूनाइजेशन जो है यूनिवर्सली अचीव किया गया है। डिलेड मैरिज फॉर गर्ल को प्रमोट किया गया है। पहले बाल विवाह होता था तो अब वो नहीं होता है। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम वेलफेयर पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम इस तरीके से बन गया है। आगे बात करते हैं एडोलेसेंट्स के एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए एनपीपी के बारे में। एनपीपी कहता है कि एडोलेसेंट्स यानी किशोरावस्था जो है मेजर सेक्शन है पॉपुलेशन का जिसको बहुत ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है। बिसाइड्स न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स द पॉलिसी पुट्स ग्रेटर एम्फेसिस ऑन एडोलेसेंट्स, ठीक है। एडोलेसेंट्स पे यानी किशोरों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है इस पॉलिसी के तहत। इनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। इसमें क्या हुआ है, अनवांटेड प्रेगनेंसीज से प्रोटेक्शन मिलती है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जैसे एड्स हो गया तो इससे भी प्रोटेक्शन की बात एनपीपी में कही गई है। एंड डिलेड मैरिज को एनकरेज किया गया है, ठीक है। एजुकेशन ऑफ अबाउट द रिस्क ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स मेकिंग कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज, यानी बहुत सारी चीज़ों में एडोलेसेंट्स के ऊपर ध्यान दिया गया है। इसमें क्या क्या है कि प्रोवाइडिंग फूड सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिशनल सर्विसेज एंड स्ट्रेंथनिंग लीगल मेजर्स टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिजेस।
ना सिर्फ गवर्नमेंट ने कई सारे एफर्ट किए हैं बल्कि कानून को भी बीच में लाया है ताकि चाइल्ड मैरिज को रोका जा सके। यहाँ पे खत्म होता है हमारा आज का सेशन। आई होप आपको आज के सेशन से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। इफ यस तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।